So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू वीडियो। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास 8 का चैप्टर जो है लाइट। तो मैं लाइट के बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा, आप मेरे वीडियोस को पूरा देखिएगा। मैं अगर इस वीडियो में कंप्लीट नहीं कर पाया तो मैं इसको वीडियो में मतलब पार्ट्स में बना के उसको क्या करूंगा, प्लेलिस्ट में अपनी अपलोड कर दूंगा। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं इस वीडियो में पूरा समझाने का ट्राई करूंगा कि आपको पूरा समझ में आए कि हाँ, इसमें जितनी भी हेडिंग मैं अपनी बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो है क्या, उसका मीन्स क्या है, आपको पूरा समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ आर थिंग विजिबल, मतलब चीजें हमें दिखती ही क्यों है। आप मेरे इस वीडियो को देख पा रहे हैं क्यों? अगर लाइट को मैं हटा दूं तो आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे? आई थिंक दैट नो, आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। अगर आप अपने कमरे में एंटर करते हैं और उस रूम की आप लाइट नहीं जलाते हैं, मान लीजिए रात का समय है और आपने रूम की लाइट नहीं जलाई, तो क्या आप चीजों को देख पाएंगे? नहीं। क्वेश्चन भी तो हमारा यही कह रहा है, हाउ आर थिंग विजिबल, चीजें चमकदार, चीजें कैसे दिखती हैं, हमको क्यों दिखती हैं। हमारे जीवन में लाइट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखिए, आप किसी भी पार्टी में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, अगर आप अपनी चीजों को डेकोरेट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से करना चाहते हैं, तो लाइट एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप अपने रूम में लाइटें ही नहीं लगवाएंगे तो चाहे आप कितनी भी अच्छी से अच्छी चीजें करवा दें, वो अच्छी नहीं दिखती हैं। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो आप देखते होंगे बहुत सारी लाइटें लगी रहती है और वहां पे आप और ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लाइट ही उन चीजों को क्या करती है, बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाती है। तो लाइट हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो आपको पता है। लेकिन अभी हम ये बात करने वाले हैं कि हाउ आर थिंग विजिबल, चीजें चमकदार कैसे होती हैं। तो उससे पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर करना चाहूंगा जो आप बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन चलिए मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होती है। कौन से ऑब्जेक्ट? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। देखिए, बहुत ही सिंपल पॉइंट है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप समझ लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट जिनमें क्या होती है, खुद की, ल्यूमिनस मतलब चमकदार, नॉन ल्यूमिनस मतलब चमकदार नहीं है, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको समझाने के लिए, आपको माइंड में रखने के लिए बात बता रहा हूं, ताकि आप अपने माइंड में एक ब्लॉक नहीं होता है वो बना के बिल्कुल सेट कर लीजिए और आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन पूरी लाइफ टाइम में नहीं आने वाला है। जैसे जो ऑब्जेक्ट क्या होती है, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करती हैं, खुद से लाइट को देती हैं, ठीक है, खुद लाइट को प्रोड्यूस करती है, वो क्या होती है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जो खुद से नहीं देती हैं वो क्या होती है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। ओके, जैसे सन हो गया, सन खुद से लाइट देता है। लैंप, कैंडल, बल्ब, ट्यूबलाइट, ये क्या होती है, खुद जलती हैं फिर लाइट देती हैं। ओके, खुद से लाइट देती है। लेकिन वही मैं नॉन ल्यूमिनस की बात कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, बुक आ जाएगा, पेन आ जाएगा, शूज आ जाएगा, बेड आ जाएगा। ये क्या खुद से लाइट देती है? नहीं देती है, ठीक है। चमक, अगर आप कहेंगे ये चमक रही है, चमक तो रही है, ठीक है, तो चमक रही है, किसी और की लाइट जब इन पर पड़ती है तो एक दूसरी प्रोसेस जिसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं वो काम करती है और तब चीजें क्या होती हैं, चमकती हैं। ओके, तो आई होप आपको ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस वाला पॉइंट अच्छी तरह समझ में आया हो। ल्यूमिनस अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, वो ऑब्जेक्ट जो क्या करती है, खुद से लाइट को प्रोड्यूस करती है, वो ल्यूमिनस और ल्यूमिनस कहलाती है। जो नहीं करती वो नॉन ल्यूमिनस कहलाती है। बस सिंपल हो गया, ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ आर थिंग विजिबल, चीजें कैसे चमकदार, मतलब चीजें कैसे दिखती हैं हमको। तो ठीक है, विजिबल मतलब कैसे चीजों को हम देख पाते हैं। तो चलिए बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होती हैं वो क्या करती है, ल्यूमिनस मतलब मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बल्ब मान लूं, ठीक है, बल्ब आपके कमरे में रखा हुआ है, वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। भाई यहाँ पे मैंने बल्ब बताया था ना, ल्यूमिनस है, खुद से लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, बल्ब है। वो क्या करता है, जब क्या करता है, किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए आपके पास, मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर है, ये मेरे को कैसे दिख रहा है, अगर ये वहां टेबल में रखा होता तो क्या मुझको दिखता? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? अगर मैं लाइट रात के समय में इस कमरे में एंटर करता हूं और लाइट को ऑफ रखता तो ये मुझको दिखता? नहीं दिखता। इसमें लाइट का क्या इंपॉर्टेंट प्ले है, देखिए, लाइट जब तक आप ऑन नहीं करते हैं तब तक तो आपकी आंखों में संवेदना, यानी कि एक, देखिए, हर चीज के लिए कुछ ना कुछ चीज जरूरी होती
होती हैं। आपको नोज में महक तब तक नहीं आएगी जब तक एयर के थ्रू वो आपके पास तक नहीं आएगी, ठीक है। वैक्यूम में क्या होता है, देखिए अब आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने बहुत सारे ऐसे ग्लासेस देखे होंगे, ग्लास देखे होंगे जिसमें क्या होता है कि आर पार आवाज नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि देखिए आवाज क्या होती है, वैक्यूम में आवाज ट्रैवल नहीं करती। ओके, वैक्यूम में नहीं करती। आवाज को ट्रैवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है जो क्या होती है, एयर, ठीक है। तो क्या होती है, एयर ही अगर वहां पे नहीं होगी तो क्या आवाज ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी। तो हमारी हर चीज के लिए जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या होते हैं, संवेदनाओं के ऊपर काम करते हैं। तो लाइट क्या करती है, हमारी आंखों में संवेदना को जागृत करती है, ठीक है। मैं हिंदी में थोड़ा समझा रहा हूं, मतलब हमारी आंखों में मोशन का काम करती है। थोड़ा एक नहीं होती, एनर्जी के फॉर्म में हमको देने का काम जो होती है, रिफ्लेक्शन देने का काम होती है, वो कौन करती है? लाइट करती है। जैसे मान लो ये मार्कर, अभी मैं इसको थोड़ा और सरल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई करूंगा। मान लो ये मार्कर है, ये यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, रात का समय है, मैं इस कमरे में एंटर करता हूं, तो क्या मुझे ये मार्कर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, लाइट को ऑन कर दूंगा। तो लाइट क्या है, हमारे घर की जो एलईडी बल्ब है वो क्या है, वो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जब उसकी लाइट इस मार्कर पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे गिरेगी, हर पॉइंट पे गिरेगी। हर पॉइंट पे गिरने के बाद ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी यानी कि बाउंस बैक होगी, ठीक है। मान लो ये मार्कर रखा हुआ है, इसकी पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइटें इस पे गिरी, फिर क्या हुई, रिफ्लेक्ट हुई और फिर मेरी आंखों पे गिरी। तो इसकी जो मार्कर की उल्टी इमेज मेरी आंखों पर ड्रॉ हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल नर्व के थ्रू यही जो इमेज है वो मेरे माइंड तक पहुंचती है। उसके बाद मेरा माइंड मुझे बताता है कि हाँ ये चीज वहां पे रखी है, जाओ उसको उठा लो। लेकिन अगर मैं लाइट को ऑन ना करूं तो इस पर कोई प्रकाश गिरेगा ही नहीं, मतलब कोई लाइट गिरेगी ही नहीं। जब इस पर कोई लाइट गिरेगी नहीं तो मेरे आंखों में कोई संवेदना जागृत नहीं होगी, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो हम क्या होंगे, ब्लाइंड हो जाएंगे, एक तरह से अंधे हो जाएंगे, क्योंकि हमको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इस तरह लाइट क्या होती है, चीजों को देखने के लिए हमें क्या करती है, चीजों को देखने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। इसके थ्रू यहाँ पे मैंने बता दिया है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा, जब वो लाइट गिराता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि बाउंस बैक होता है। मैंने आपको बताया ना, इस पे लाइट गिरी, वापस आई, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। अभी चिंता मत करिएगा, अभी चैप्टर स्टार्ट हुआ है, रिफ्लेक्शन को भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ने लाइट को भेजा, वो जिस ऑब्जेक्ट पे गिरी, ठीक है, उसके बाद वो हमारी आंखों पे गई, उसे रिफ्लेक्शन कह दिया, लाइट, ठीक है, दैट एंटर आवर आईज। ओके, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट होती है वो क्या करती है, एंटर करती है हमारी आंखों में, ठीक है। द लाइट फॉल्स ऑन द रेटिना, और उसके बाद हमारी आंखों पे एंटर करने के बाद रेटिना पर गिरती है। रेटिना क्या होती है, एक स्क्रीन होती है। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं ना कभी, तो पीछे प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है, आगे स्क्रीन होती है, अभी तो आप वहां पे देख पाते हो, ठीक है। वैसे ही हमारी आंखों में स्क्रीन होती है, ठीक है, जिसे कहते हैं रेटिना। रेटिना पर जब वो गिरती है फिर क्या होती है, ऑप्टिकल नर्व के थ्रू क्या होती है, हमारे माइंड तक पहुंचती है। फिर हमें माइंड ये चीज बताता है कि आगे ये चीज रखी है, इसको उठाना है या इससे बचना है। जैसे कभी कभी पत्थर से हमें बचना होता है ना, चल रहे होते रास्ते में, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, चीजों को देख व समझ पाते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब मैं बात करने वाला हूं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में, कि ये क्या होता है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या होता है। तो चलिए इससे पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं कि लाइट हमेशा क्या करती है कि एक सीधी रेखा में गति करती है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में क्या करती है, मोशन को शो करती है। आपने लाइट को हमेशा ऐसे ही देखा होगा, कि मान लो एक यहाँ पे अगर एक टॉर्च मैं बना दूं, एक टॉर्च अगर मैं मान लो यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूं, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक टॉर्च को ड्रॉ कर दूं, तो वो क्या करता है, वो वहां से क्या होती है, लाइट की जो रेज होती है, यानी कि जो बीम ऑफ लाइट होती है, वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही ट्रेवल करती है। आपने देखा भी होगा कि अगर आपने क्या हुआ, एक टॉर्च को अगर आपने ऐसे जलाया हो तो क्या किया जाए, उसको वो हमेशा एक सीधी रेखा में ही गति करती है। अब हमको जबकि ये पता है कि लाइट हमेशा एक सीधी रेखा में ही गति करती है, तो हम इसको मोड़ कैसे सकते हैं और कैसे हम इसको अपने यूजेस में ला सकते हैं। तो लाइट को मोड़ने वाला ऐसा कुछ तो है नहीं कि लाइट कोई ऑब्जेक्ट है उसको पकड़ा और मोड़ दिया, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। तो लाइट को हम लोग मोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइट का एंगल चेंज करने के लिए हम लोग
मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, मिरर का यूज करते हैं कि मिरर हम अलग अलग एंगल पे लगाते हैं, तभी तो हम लाइट की किरणों को मोड़ पाते हैं। ओके, तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन कुछ इसी टॉपिक पे मतलब इसी टॉपिक से संबंधित है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। होल्ड द टॉर्च लाइट। आप अपनी टॉर्च लाइट को कहीं पे भी किसी हाथों से या किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए, स्थित कर दीजिए, एक जगह कहीं फिक्स कर दीजिए। ओके, फॉल्स ऑन द वॉल, और किसी उसकी जो लाइट है वो किसी एक वॉल पर क्या होनी चाहिए, फॉल्स होनी चाहिए, एक वॉल पर गिरनी चाहिए। तो नाउ ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द लाइट केयरफुली। और अब आप क्या कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए पाथ ऑफ द लाइट, मतलब लाइट का जो रास्ता है, पाथ ऑफ द लाइट मतलब लाइट का जो रास्ता है उसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, और आप क्या समझेंगे, पाथ ऑफ द लाइट स्टेट, मतलब आप क्या देखेंगे, जो लाइट का जो पाथ है, यानी कि जैसे मान लो टॉर्च है, ठीक है, आप इसको चाहे तो हाथ से है होल्ड कर दीजिए, मतलब एक जगह स्थिर कर दीजिए, या तो आप किसी ऑब्जेक्ट से कर दीजिए। और जब आप इसकी लाइट किसी वॉल के ऊपर गिराएंगे, जब आप इसकी लाइट किसी वॉल के ऊपर यानी कि दीवार के ऊपर गिराएंगे, और आप फिर इसको ऑब्जर्व करेंगे, ये जो पाथ ऑफ द लाइट है, यही तो पाथ ऑफ द लाइट है भाई, यहीं से तो यहीं पर तो लाइट चल रही है, तो यही तो रास्ता हुआ लाइट के चलने का। तो पाथ ऑफ द लाइट क्या होगा, स्ट्रेट होगा, सीधा होगा। कहीं लाइट ऐसे तो है नहीं कि ऐसे गई हो, ऐसे मुड़ के फिर ऐसे आ रही हो, ऐसा तो हो नहीं रहा है। कि लाइट का जो रास्ता है, लाइट क्या करती है, ट्रैवल करती है, जो सीधे ही मतलब अपनी सीधी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, कभी घूमती फिरती नहीं है। तो जैसा कि अब हम लाइट के बारे में पूरा के समझ चुके हैं, तो अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, ये एक फिनोमिना है जिसको आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक चीज़ होता है ना, किसी चीज़ की जड़ होती है, तो ये क्या है, ये फिजिक्स की जड़ आप कह सकते हैं लाइट चैप्टर में, जो कि आप हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। अगर आप फिजिक्स चैप्टर को मतलब अगर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट को लिया है, तो आप हमेशा ही इस चीज से हमेशा ही वाकिफ रहेंगे। और आपके आसपास जितनी सारी प्रोसेस होती हैं वो भी इस चैप्टर मतलब वो भी इस फिनोमिना पर डिपेंड करती है। यानी कि ये चैप्टर, ये इस चैप्टर में ये जो हेडिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेडिंग है, जिसे आप स्किप तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो चलिए इस हेडिंग के बारे में समझते हैं कि आखिर ये हेडिंग है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, एक क्या, इसे हिंदी में परावर्तन कहते हैं, परावर्तन। ओके, तो जैसे मैंने क्या कर लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। मैं आपको पहले एक फिगर के थ्रू समझा देता हूं, उसके बाद मैं इस पे आऊंगा। ओके, क्योंकि थ्योरी तो आप बुक से ही पढ़ सकते हैं, थ्योरी के लिए आप तो यहाँ पे नहीं आए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे चाहिए कॉन्सेप्ट, तो मैं कॉन्सेप्ट देने का ट्राई करूंगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता, ये तो आप बताएंगे अपने कमेंट, अपना आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बट मैं आप पे 100% अपना दे सकता हूं, तो मैं वो देने का ट्राई कर रहा हूं। ओके, तो मैंने क्या कर लिया, एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है। फिर एक प्लेन मिरर के थ्रू मैंने यहाँ पे मान लीजिए आप टॉर्च देख लीजिए, ठीक है। तो टॉर्च के थ्रू मैंने क्या किया, मान लीजिए मैंने एक टॉर्च के थ्रू मैंने यहाँ पे लाइट को गिराया, मैंने टॉर्च के थ्रू क्या किया, मैंने लाइट को यहाँ पे गिराया, ठीक है। अब देखिए लाइट की बीम ऑफ लाइट निकलेंगी, आपको भी ये समझ में आया होगा कि एक रे तो निकलेगी नहीं, यहाँ पे बहुत सारी रे निकलेंगी। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारी रे निकलेंगी, बट हम यहाँ पे बहुत सारी रे के बारे में स्टडी नहीं करने वाले, बिकॉज ऑफ जब हम बहुत सारी रे के बारे में, मान लीजिए मैंने यहाँ से 3-4 रे, हालांकि यहाँ पे तो बहुत सारी रे निकलेंगी, बट मैंने मान लीजिए यहाँ पे 6 रे को रिप्रेजेंट किया ऐसे 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 करके। तो जब वो 6 रे इस पे गिरेंगी, ठीक है, फिर ये प्रोसेस को शो करेंगे, तो क्या होगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए जब अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने टॉर्च को लिया, ठीक है, इस टॉर्च को मैंने लिया, तो अगर मैं इसकी जो लाइट है उसको जब मैं ऑन करूंगा, तो इसमें से एक रे नहीं निकलेगी, बहुत सारी ऐसी ऐसी करके रे निकलती हैं, जिन्हें हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं, ठीक है। जब ये सारी बीम ऑफ लाइट क्या करेंगी, ये प्रोसेस को शो करेंगे, यानी कि रिफ्लेक्शन प्रोसेस को शो करेंगी, तो उनके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा।
तभी हम क्या करते हैं, केवल एक रे के ऊपर बात करते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि हम लोग बीम ऑफ लाइट के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे। यहाँ पे हम रे ऑफ लाइट ले रहे हैं। आप यहाँ पे भी जहां पे भी देखेंगे तो हमने यहाँ पे रे लिखा हुआ है, बीम आपको लिखा हुआ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि बीम में क्या होता है, ग्रुप ऑफ रे होती है, एक रे नहीं। बीम देखिए, एक रे में बीम नहीं होती है, लेकिन बीम ऑफ लाइट में बहुत सारी रे होती हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रे की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक रे वो वाली प्रोसेस को शो कर रही है तो पूरी बीम ऑफ लाइट भी उस प्रोसेस को शो करेगी। ओके, तो देखिए जब हम सारी रे की, अगर मान लो 6 रे मैंने यहां से निकाली, 6 रे के ऊपर जब मैं बात करूंगा तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो हमने क्या किया, इन सारी रे को ना निकालकर केवल एक रे के ऊपर स्टडी की। ठीक है, एक रे के ऊपर स्टडी करेंगे और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आखिर यहां पर हो कौन सी प्रोसेस रही है। चलिए इस पे बात करते हैं। तो जैसे मैंने एक टॉर्च को जलाया, जब एक रे इस पे गिरी, ठीक है, ये क्या है, ये एक प्लेन मिरर है जिसको आप घर में यूज करते हैं ना फेस देखने के लिए, वही वाला मिरर है। ओके, तो जब इस पर लाइट गिरी, अब देखिए मैंने रेड कलर से एरो बना रखे हैं कुछ, ये देखिए ये रेड कलर से मैंने कुछ एरो बना रखे हैं। इसका मतलब है लाइट इस पर गिर रही है, लाइट ऐसे चल रही है। ओके, ये एरो आपका एग्जाम में बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं बनाएंगे तो आपका ये फिगर कट हो सकता है, बिकॉज ऑफ कि आपको एग्जामिनर कैसे समझेगा कि उसको लाइट आप कहां से कहां चला रहे हैं। भाई आप यहां से यहां तक भी तो चला सकते थे, फिर तो पूरा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे गलत हो जाएगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरो बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एरो बनाना मत भूलिएगा। ओके, तो मैंने ये एरो बना रखे हैं जिससे हमें पता चल रहा है कि लाइट क्या है, नीचे जो प्लेन मिरर है उस पर गिर रही है। ओके, उसके बाद क्या है, जब लाइट प्लेन मिरर पर गिरी, ठीक है, जब लाइट इस प्लेन मिरर पर जब इस लाइट प्लेन मिरर पर गिरी तो क्या हुई, लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गया, लाइट में रिफ्लेक्शन को शो कर लिया, रिफ्लेक्ट हो गई। ओके, रिफ्लेक्ट आप समझ रहे हैं, तो रिफ्लेक्ट हो गई यानी कि बाउंस बैक हो गई, यानी कि उस लाइट का जो सारा अधिकांश जो पार्ट था, जैसे लाइट ये मान लो एक प्लेन मिरर है, तो लाइट ऐसे आई और लाइट टकराकर ऐसे वापस हो गई। ठीक है, तो अब वापस हो गई, तो ये क्या है, जो लाइट प्लेन मिरर पर गिरी, जब टॉर्च से सोर्स ऑफ लाइट, टॉर्च यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, जब सोर्स ऑफ लाइट से कोई रे नीचे गई, प्लेन मिरर पर टकराई, तो प्लेन सोर्स ऑफ लाइट और प्लेन मिरर तक की जो बीच की दूरी है, यानी कि ये है, वो क्या कहलाएगा, वो इंसिडेंट रे कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉइंट है जहां पे क्या हुई, इंसिडेंट रे गिरी और यहीं से क्या हुई, वो रिफ्लेक्ट हो रही ना, तो रिफ्लेक्ट हो रही, इसी हमने रिफ्लेक्टेड रे कह दिया। ओके, यहां से देखिए लाइट ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ क्या है, एरो बना दिए। ठीक है, अब जो यहां पर देखिए, अब मैंने क्या किया, अब यहां पे आपको रेड वाली एक लाइन दिख रही होगी। अब आप कहोगे ये क्या है, देखिए हमको यहां पे क्या करना है, एंगल को मेजर करना है। एंगल हम कैसे मेजर करेंगे, चलिए एक बात समझिए आप, जैसे पृथ्वी होती है गोल, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक एक्सिस यानी कि एक गोल, एक पॉइंट ऐसा डाल देते हैं, एक लाइन डाल देते हैं, बीच में से एक लाइन ऐसे डाल देते हैं। ये क्या असलियत में कोई रॉड पड़ी होती है, नहीं। हम क्यों डालते हैं, पृथ्वी हमारा कितना घूमी एंगल को मेजर करने के लिए एक मान लेते हैं। जैसे हम मैथ में एक्स मानते हैं, एक्स की कोई कुछ होता है, एक्स की कोई खुद की प्रॉपर्टी कुछ होती है, नहीं होती है, बस हम लोग मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू फाइंड होने के लिए, उस इक्वेशन में सारी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग एक एक्स मान लेते हैं जो कि सिर्फ लेट करते हैं। ओके, तो वैसे ये एक्सिस होती है। अगर मान लो ये पृथ्वी होती तो हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी के बीच में एक एक्सिस नहीं मान लेते हैं ताकि हमको पता चले जब पृथ्वी कितना घूम गई है। ओके, तो हम सिर्फ मान रहे हैं। वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पे एक नॉर्मल बना लिया, इसे हमने क्या किया, नॉर्मल बना लिया जो कि परपेंडिकुलर है। ओके, इसको हमने क्यों बनाया है, ताकि हम एंगल को मेजर कर सकें। कि देखिए, अब देखिए नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, हमने जब सोर्स ऑफ लाइट से जब कोई लाइट प्लेन मिरर पर गिरती है तो उस रे को क्या कहते हैं, उस रे को इंसिडेंट रे कहते हैं। जब प्लेन मिरर से टकराकर वो वापस जाती है उसी मीडियम में तो उसे रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और जो
और आज हम जब क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच पे जो एंगल बनता है ना, उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जिसे हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी बात में भी अभी करूंगा। और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है ना, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसे तो आपका नेम पता ही है, नॉर्मल कहते हैं, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को r से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंसिडेंट रे को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आ गई आपको? ये फिगर आपको पूरा समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया था एक टॉर्च। टॉर्च क्या है? सोर्स ऑफ लाइट है। जब उसमें से एक रे के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो जब उसमें से रे निकली और प्लेन मिरर पर गिरी, तो क्या है, एक लाइट क्या करती है, एक सीधी मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो लाइट ने स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल किया, जब इससे टकराई तो क्या हुई, बाउंस बैक हो गई उसी मीडियम में जहां से वो आई थी। ठीक है, उसी मीडियम में वापस हो गई। जो लाइट सोर्स ऑफ लाइट से नीचे आ रही थी और जब प्लेन मिरर से टकराई, उसे क्या कहा, उस रे को क्या कहा, मैंने उस रे को इंसिडेंट रे कहा। जब प्लेन मिरर से टकराने के बाद जब वो वापस उसी मीडियम में वापस हो गई, तो हमने उस रे को क्या कहा, रिफ्लेक्टेड रे कहा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हुई थी। जिसके बाद मैंने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, बिकॉज ऑफ हमें एंगल को मेजर करना था। और उस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, उससे हमने क्या कहा, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहा। बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंट क्यों कहा, क्योंकि जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्योंकि ये इंसिडेंट रे मतलब थोड़ा समझिए, रख दिया गया, कोई नेम रख दिया गया, अब आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे को हम आई से रिप्रेजेंट करते, इसलिए सरल लगने के लिए उन लोगों ने क्या समझ लिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट उन्होंने रख लिया। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है। ओके, तो आपको आई होप ये पूरा फिगर समझ में आया हो। तो चलिए अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। तो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, जब रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स मतलब गिरती है, किसी सरफेस पे गिरती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ सरफेस, ओके, इट बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस, इट बाउंस बैक ऑफ द सरफेस, मतलब वो क्या है, लाइट ने क्या किया, बाउंस बैक किया। मतलब आई कोई लाइट मान लो मेरी तरफ आ रही है, मैं क्या कर दूं, उसको वापस कर दूं। मान लो आप बैट बॉल खेल रहे हैं, तो बैट बॉल में क्या, सब जब सामने वाला कोई जो बॉलर होता है, जब वो क्या करता है, बॉल को फेंकता है, तो क्या करता है, बैटमैन क्या करता है, बाउंस बैक कर देता है, उस बॉल को बाउंस बैक कर देता है, इज लाइक दैट। ओके, तो यहां से क्या कह दिया, उसने बाउंस बैक कर दिया, तो इसी को क्या कह दिया, रिफ्लेक्शन कह दिया। ठीक है, द फिनोमिना इन विच द रे ऑफ लाइट, द फिनोमिना इज इन विच द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस बाउंड बैक टू द मीडियम, उसी मीडियम में बाउंस बैक किया है ना, फ्रॉम वेयर इट कम, जहां से वो आई थी उसी मीडियम में उसको वापस भेज दिया। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आपको ये पॉइंट आई होप समझ में आ गया हो। तो जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली थी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अब हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, कि रिफ्लेक्शन के भी हमारे कुछ लॉ हैं, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपने कुछ इस टॉपिक को और ज़्यादा बेटरली क्लियर कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, देखिए न्यूमेरिकल के बारे में आपने 8th क्लास में कुछ न्यूमेरिकल को देखा होगा, कुछ चैप्टर में आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, जिसमें हमको क्या किया जाता है, इनके एंगल या फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन खुद में ही एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, और इसके क्या है, ये खुद भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद अब हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इस पर बात स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है। क्या है, इंसिडेंट रे है। मतलब ये देखिए, द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, मीट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाई ऑन द सेम सरफेस, सेम प्लेन। ओके, मतलब ये वाली रे जहां पे टच कर रही वो पॉइंट, और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, अलग अलग प्लेन पे कभी भी नहीं होंगे। अगर होंगे तो वहां पे क्या है, रिफ्लेक्शन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप पहचानेंगे भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
ठीक है। और ये बहुत सारी चीजों को पहचानेंगे तो आप क्या करते हैं, एक लॉ देखते हैं ना भाई। आप देखिए, आप अगर मैथ में स्क्वायर देखते हैं, हर चीज के पीछे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको बेटरली समझ में आए कि हाँ मैं कहना क्या चाहता हूं। मान लीजिए आपने एक ऐसा शेप देखा, मैं पूछूं क्या है, नहीं ये थोड़ा मैं सीधा कर देता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए 90 डिग्री, अब मान लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड काफी नीचे है तो मैं उसको सेफली नहीं बना सकता, तो मान लीजिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये क्या है, चारों ही साइड आपस में बराबर है। तो मैं पूछूं अगर आपसे ये क्या है, तो आप क्या कहेंगे, ये स्क्वायर है भाई। चारों ये जो चारों एंगल जो बन रहे हैं वो कितने 90 90 पे, और चारों साइडें बराबर है, स्क्वायर है। आपने इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है, इसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज को देखा है, तभी तो आप बता पा रहे हैं। वैसे ही अगर आपसे कोई फिगर दिखा दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो अगर आपको उसके लॉ के बारे में पता होगा, उस प्रोसेस को आपने अच्छी तरह एनालाइज किया होगा, तभी तो आप बता सकते हैं कि आखिर कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो एंगल जो इंसिडेंट रे है और जिस पॉइंट पे टच कर रहा है प्लेन मिरर पर, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही पॉइंट मतलब एक ही प्लेन पर होना चाहिए। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है। ओके, मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ है, ये तीनों ही एक पॉइंट पे होने चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, ये जो आई है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे के बराबर होना चाहिए। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल and the reflected ray meet at the point of incident and lie on the same plane। मतलब इंसिडेंट रे पॉइंट उस पर नॉर्मल, यानी कि जो पॉइंट है जिस पर टच कर रही है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और इस पर एक नॉर्मल खींचा गया है, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी चीजें क्या है, एक ही उस पे होनी चाहिए, एक ही प्लेन पे होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए एक ही प्लेन पे हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी मिरर के एक ही प्लेन पे हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट पॉइंट कहलाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहलाएगा, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और वो एंगल जो नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ताकि हम एंगल को एंगल मतलब जो एंगल बन रहे हैं उनको मेजर कर सकें, ठीक है। तो जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है उसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया हो।